हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल देव आई स्टडी सेंटर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। यह इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की लेक्चर सीरीज़ है और इसकी खूबसूरती ये है कि ये दोनों मोड में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, मैंने उनके बीच पहुंचने के लिए ये ऑनलाइन सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप this will very helpful for you all in your examinations in judiciary. So let's start. Today we will cover the interpretation of statutes, first lecture, and it contains the meaning of interpretation of statutes, the main objective of interpretation of statutes, and what are the kinds of interpretation of statutes. The fourth is what is the difference between interpretation and construction. So this is a very basic uh, requirement for understanding the interpretation of statutes. You should know the meaning of interpretation of statutes. You should know the source of interpretation of statutes. So friends, let's start from the introduction. आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई कानून बनाना होता है तो हु आर मेकिंग द लेजिस्लेचर, कौन कानून बनाते हैं? विधायिका। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो पावर जो हमारा देश में संविधान बनता है या कानून बनता है तो उसमें अब किसी भी सरकार को चलने के लिए उसमें मेन 3 पिलर्स होते हैं। किसी भी लोकतंत्र के मेन 3 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लेजिस्लेटिव, नंबर 2 जुडिशरी, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है? हमारे लिए कानून बनाती है। जैसे हमको कोई प्रॉपर्टी का राइट्स जो है, पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन पब्लिक के वेलफेयर के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए, केशवानंद भारती, गोलकनाथवाद, ये काफ़ी सारे वाद चले। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट से हट करके इसको एक अलग सेक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन दी कि चलो प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट न रहकर एक कानूनी अधिकार हो गया। पहले यह एक फंडामेंटल राइट था। सो जुडिशरी इसको सही मानती है या गलत मानती है? जो भी लेजिस्लेटिव कानून पास कर देती है, जो भी आपके असेंबली में आता है कानून बनने के लिए, असेंबली उस पर चर्चा करती है, पार्लियामेंट उस पर चर्चा करती है और चर्चा करने के बाद उसका ड्राफ्ट तैयार करती है। राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तो वह एक कानून बन जाता है। और जब ये कानून हमारे जजेस के पास जाता है, जुडिशरी के पास जाता है, तो सबसे पहली बात एक है कि जो आपने विधायकों को चुना है, आर दे एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ? आर दे नो एग्जैक्ट टर्म्स एंड मीनिंग्स ऑफ द लॉ? Though there are solicitor generals who are attending their meetings in पार्लियामेंट में इनकी डिस्कशंस को ज्वाइन करते हैं। जब कोई लॉ कोडिफाइड होता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क होता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, हमारी विधायिका करती है। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद भी उसको कोडिफाई करने से पहले जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। सो दिस इज़ द मेन सोर्स जहाँ पे जुडिशरी किसी भी लॉ को एक्ट करने से पहले, किसी लॉ को कोडिफाई करने से पहले, किसी लॉ को पारित करने से पहले उसको इंटरप्रेट करती है कि ये लॉ वैलिड है या फिर ये लॉ वैलिड नहीं है, या इसका ये पर्टिकुलर सेक्शन वैलिड नहीं है। सो जुडिशरी इसको इंटरप्रेट कैसे करती है? जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करती है डिफरेंट टूल्स, एंड मेन टूल इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो सबसे पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन के मतलब को समझेंगे। इंटरप्रिटेशन बेसिकली इसका सोर्स है लैटिन वर्ड्स इंटरप्रिटेरिया। इंटरप्रिटेरिया का मतलब है एक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको ट्रांसलेट करना। व्हाट इट इन्वॉल्व्स बेसिकली एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग ट्रू मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज।
आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उस लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि टू डिस्कवर द ट्रू मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज विच हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैट्यूट। जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं स्टैट्यूट में, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन तुमको कौन सा वर्ड लेना है, व्हाट वर्ड यू शुड चूज, ये जजेस हमारे कैसे डिसाइड करते हैं। सो पहला पैरामीटर है उनके डिसाइडिंग फैक्टर का, दे आर डिस्कवरिंग ट्रू मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग लॉ और नॉट। अगर ट्रू मीनिंग भी निकल रहा है लेकिन उसके रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी एक्ट जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो जनरल क्लॉज एक्ट में आ जाता है, तो उसके ट्रू मीनिंग आपको पता है, जैसे नेचुरल मीनिंग जनरल क्लॉज एक्ट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको उस वर्ड की ट्रू मीनिंग मिल जाएगी, तो आपको कहीं और से रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। व्हेन द वर्ड स्पीक इटसेल्फ, वर्ड खुद अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, देन देयर इज नो नीड टू एक्सट्रैक्ट और मॉडिफाई दैट वर्ड फ्रॉम एनी रेफरेंस। उसके लिए किसी प्रकार के कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम व्हेन द वर्ड इज टेक्निकल, वर्ड टेक्निकल है, जैसे वेजिटेबल में सरकार ने बोला कि भाई ये वेजिटेबल है, उसमें नींबू मिर्ची अदरक है, और एक फेमस केस है मैं आपको बताऊंगा, और इसी ने बोला कि नहीं शुगर केन भी एक वेजिटेबल है साहब, और इस पे हम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत हम वेजिटेबल पे टैक्स, हमारी सरकार ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वेजिटेबल पे टैक्स नहीं लगेगा, तो हम शुगर केन पे भी टैक्स नहीं देंगे। दो देयर इज अ मीनिंग, दो देयर इज अ बोटेनिकल मीनिंग ऑफ दैट इज आल्सो वेजिटेबल, बट यहाँ पे हम उसकी ट्रू सेंस पे जाएंगे कि लॉ किस लिए बना है। क्या लॉ ये कहता है कि वेजिटेबल का जो रॉ फॉर्म है और उसको आपने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसको डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ बेच रही हैं साहब, और they are also not willing to pay the tax, then their true meaning will not meet. So my friends, यहाँ पे वेजिटेबल का ट्रू मीनिंग बीट हो गया, यानी कि हम यहाँ पे वेजिटेबल को, शुगर केन को वेजिटेबल नहीं मान सकते हैं। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, हु डिड दिस इंटरप्रिटेशन बाय जजेस इन डिफरेंट केसेस, राइट। एंड जब इसका ट्रू मीनिंग वर्ड इटसेल्फ, वर्ड कैन बी जेनरिक, जब वर्ड बहुत ज़्यादा जेनरिक हो जाता है तो हम उसकी ट्रू मीनिंग के साथ उसको नहीं जोड़ सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका व्हीकल है, व्हीकल में ट्रक है, कार है, एंड ETC एक्सेट्रा लिख दिया, तो इज इट जेनरिक? नो, इट्स नॉट जेनरिक। इज इट स्पेसिफिक? नो, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट्स अ जेनरिक वर्ड। सो अब जेनरिक वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, हम रेफरेंसेस लेंगे, हम उसकी रियल मीनिंग को समझेंगे, और हम लेजिस्लेचर की ट्रू मीनिंग को समझेंगे। इट शुड नॉट अफेक्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर की ट्रू मीनिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इतना सब समझाने का मतलब यही है कि आप लोगों के बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज टू सिंपली अ प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन कैन बी असर्टेन्ड। ये एक प्रोसेस है जिससे कि आप ये पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है वो असर्टेन होना चाहिए। इट इज़ डिटरमाइनिंग द फैक्ट, उस केस के फैक्ट के अंदर जाओगे आप, और जाने के बाद उसको जब आप इंटरप्रेट करेंगे, जजेस हमारे जब उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो वो इस चीज़ को देखेंगे दैट इट विल फॉल विद इन अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट और नॉट, वो उस स्टैट्यूट में आता है या नहीं आता है, एंड इट ascertain throughout the interpretation. I am repeating again, ascertain, it will ascertain, नहीं बदलेगा, निश्चित रहेगा, वही रहेगा throughout the interpretations. Now point number 2,
बार चैम्बर की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? पावर ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ हूज? जजेस। इंटेंशन, थर्ड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज अ प्रोसेस बाय विच द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी असर्टेन। अब इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर असर्टेन होनी चाहिए, और इंटेंशन कैसे एक्सप्रेस होगी इस लेजिस्लेचर को? नॉर्मली वर्ड्स के द्वारा। वर्ड्स की ट्रू मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर वर्ड्स की ट्रू मीनिंग, नेचुरल मीनिंग आपको पता है, स्पेसिफिक है, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टीज जनरल क्लॉजेस एक्ट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको मिल रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड। उसके ग्रामेटिकल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस वर्ड की टेक्निकल मीनिंग निकल रही है, देन इट वुड बी एक्सट्रैक्ट और इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर रेफरेंसेस। सो वर्ड को हम अगर डिफाइन करेंगे तो हम जनरली दो फॉर्म्स में एक वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, वर्ड को हम दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर एक लिटरल और उसका नंबर दो ग्रामेटिकल। नंबर एक लिटरल और नंबर दो ग्रामेटिकल। सो वर्ड expressed in an enactment is litera scriptia। लैटिन वर्ड लिटरा स्क्रिप्टिया है या लिटरा लेजिस है। मीन्स construction of the language used in the particular statute should normally be constructed only in its grammatical sense। क्या उसका ग्रामेटिकल सेंस निकल रहा है? वो ग्रामेटिकल सेंस जो निकल रहा है, क्या वो क्लियर है? इज इट अनएम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस तो नहीं है। एम्बिगुअस यानी कि वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग निकल रहे हैं। अगर वो अनएम्बिगुअस है, इफ इट इज अनएम्बिगुअस, देन उसकी आपको नेचुरल मीनिंग ही एक्सेप्ट करनी है। देयर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन वर्ड अगर एम्बिगुअस है, वर्ड की रियल मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसको डिराइव करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे अदर रूल्स के साथ में। बहुत डिफरेंट रूल्स हैं, वो उस पे अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट आर दैट बेसिकली रूल्स, आई विल डिस्कस इट। वो सारे रूल्स मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द लिटरल रूल्स, व्हाट आर द हार्मोनियस रूल्स, गोल्डन रूल्स, मिसचीफ रूल्स। दीज आर डिफरेंट रूल्स, but that will I will discuss in my next lecture series. So I don't want to confuse you guys on understanding the objective and basic meaning of the interpretation of statutes। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ही आप आगे समझ पाएंगे। अदरवाइज आप रट तो लेंगे, रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझना एक लॉ में इतना बड़ा, हर जगह हर चीज़ के अलग अलग मैगजीन्स हैं, आप कहाँ तक रटेंगे? तो रटना इज, रिमेंबर करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। इट शुड बी, यू शुड अंडरस्टैंड द एसेंस एंड बेसिक नीड, एंड यू शुड गो बिहाइंड द लेजिस्लेचर। आपको लेजिस्लेचर के बिहाइंड जाना पड़ेगा। आपको संविधान निर्माताओं के ट्रू सेंस को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचुरल मीनिंग एंड व्हाट इज देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन को भी समझना पड़ेगा आपको। और जो भी विधान बनता है तो मेन इंटरप्रिटेशन में जो मेन टूल है वो यही है कि हम उस विधान की इंटरप्रिटेशन करते वक्त उसकी ट्रू नेचुरल मीनिंग पे जाएं और उसके इंटेंशन को समझें कि उस किस इंटेंशन के साथ उसका पर्पस, उसका रियल मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। The only thing which can be done to find out the real intention of the legislature in a particular statute is that word used must be looked into real sense, right? आपको उस वर्ड को उसके रियल सेंस में ही उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और वो वर्ड आपका बेयर एक्ट से ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ आपने उसका हाइपोथेटिकल मीनिंग निकाला और बोल दिया कि नहीं ये साहब इसमें बहुत सही फिट बैठ रहा है। ये चीज़ नहीं होगी। फिट नहीं बैठाना है, वर्ड की रियल मीनिंग में जाना है और उसी रियल मीनिंग को ही समझना है। किस किस रेफरेंस में? द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर के सेंस में। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ ऑथर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने दी हैं उस एक्ट को समझने के लिए, जिसमें कि मैक्सवेल को आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मैक्सवेल ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या डेफिनेशन दी, क्या कहा है मैक्सवेल ने इसके बारे में।
सो मैक्सवेल ने हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है बेसिकली कि एक बहुत फेमस केस है मेटिशन वर्सेस हैरी में। इसका मतलब ये है कि किसी वर्ड की हम प्लेन फेयर एंड लिटरल मीनिंग को देखेंगे, किसी वर्ड की प्लेन फेयर एंड लिटरल मीनिंग को देखेंगे। सो व्हाट आई टोल्ड, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट इन शॉर्ट। द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन कैन बी असर्टेन्ड, किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन की मीनिंग को असर्टेन करना। इन अ पर्टिकुलर केस, अगर कोई केस है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन द फैक्ट दैट विल डिटरमाइन एंड व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स, वो कौन से डिटर्मिनेशन फैक्ट्स हैं और उनकी क्या क्या स्टेट्स हैं, और उन फैक्ट्स को हम प्रेजेंट करेंगे इंटरप्रिएटर को, एंड इंटरप्रिएटर उसको चेक करेगा कि वो किस स्टैट्यूट्स में लाई करता है, वो किस स्टैट्यूट्स में ट्रेस आउट कर सकते हैं हम उसको, एंड जिस भी स्टैट्यूट्स में वो ट्रेस आउट हो रहा है वो असर्टेन है थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन या नहीं। आई एम रिपीटिंग अगेन, in a particular case we can have a two factors, one is fact determination, another one is states of facts, and that is particular fact determination and states of facts presented on behalf of interpreter judges, and they will check that words are false within which particular statute or not, and that should be ascertained throughout the interpretation, right? Then the process of defining the intention that should be ascertained, यानी कि जो intention स्टैट्यूट्स की मीनिंग है उसको डिफाइन करने का जो प्रोसेस है, वो उसमें जो इंटेंशन है वो असर्टेंड होनी चाहिए। उसकी नेचुरल, नंबर एक इंटेंशन शुड बी असर्टेंड, नंबर दो नेचुरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग का निकालने का नेचुरल मीनिंग कैसे, नंबर एक तो उसका लिटरल सेंस है और नंबर दो उसका ग्रामेटिकल फॉर्म है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इसका। तो ऑब्जेक्ट है इसका वही कि असर्टेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू आउट द पर्टिकुलर स्टैट्यूट, उसका जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का उसको असर्टेन रखना, उसको बरकरार रखना, असर्टेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू आउट द पर्टिकुलर स्टैट्यूट। नाउ अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेवाड़ शुगर मिल्स में, तो इसमें क्या था, इस केस में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेवाड़ शुगर मिल, इस केस में जो ये है, जो मेन बात है इस केस में वो यही है कि इट वॉज सेड दैट द इंटरप्रिटेशन इन अदर वर्ड्स इज कंस्ट्रक्शन और वाइस वर्सा। It is the one of the basic requirement of interpretation that when the word of statutes are clear and unambiguous, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रेफरेंस में बताया है इस केस में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेवाड़ शुगर मिल, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेवाड़ शुगर मिल में, कि it is one of the basic requirement of the interpretation of statute that when the word of statutes are clear and unambiguous, the question of construction of words used shall not arise। मतलब अगर वर्ड क्लियर है, खुद अपने वर्ड स्पीक itself, then there is no question for construction of that particular word। जब पहले से ही वो वर्ड है उसकी नेचुरल मीनिंग निकल रही है and it ascertain the intention of legislature, then there is no sense of construction for that particular word। So Maxwell also said this thing, the main objective of interpretation of statute is to determine the intention either expressively or impliedly। मैक्सवेल ने बोला है कि it can be said that the main object of the all interpretation of statute is to determine what intention is conveyed, क्या intention convey की जा रही है, चाहे वो expressively हो या impliedly हो। Now we will say that kind of statutes, what are the kind of statutes। तो kind of statutes में हम कह सकते हैं, हम पहले तो जब भी ये काइंड ऑफ स्टैट्यूट्स आपने ये देख रहे होंगे, आप मेरा यहाँ पे मैंने काइंड्स डिफाइन किए सकते हैं कि कितने तरह के स्टैट्यूट्स होते हैं, आपने पढ़ा ही है, पीनल स्टेट्स लाइक आईपीसी, सीआरपीसी,
remedial statutes like Industrial Dispute Act, Consumer Protection Act. These are the remedial statutes. Repealing statutes means आपने पुराने एक्ट में कुछ चेंजेस करके नया एक्ट बना दिया. जैसे MRTP एक्ट को हटा करके आपने कंपाइलेशन एक्ट लाया, तो ये एक पुराने एक्ट को अमेंड करके उसको एक नया रूप दे देना है. ठीक है. देन कोडिफाइड स्टैट्यूट. कोडिफाइड स्टैट्यूट्स यहाँ है कि आपने उसको कोडिफाइड कर दिया, आर्टिकल एंड सेक्शन वाइज को कैटेगराइज कर दिया. जैसे हिंदू एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट. इनेबल स्टैट्यूट्स, आपने लेजिस्लेचर इनेबलिंग स्टैट्यूट, जैसे कि कुछ चीज़ बाध्य है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आपने अलाउ कर रखा है, तो आपने इनेबल कर रखा है उसको, इनेबल स्टैट्यूट. डिसेबलिंग स्टैट्यूट, आपने कुछ केसेस में अलाउड है लेकिन आपने कुछ केसेस में उसको अलाउ नहीं कर रखा है. जैसे कि पावर ऑफ कॉरपोरेशन टू मेक लीज, कॉरपोरेशन के पास जो पावर है उसको लीज करने की, उस अलाउ है, लेकिन आपने कुछ केसेस में उसको अलाउ नहीं कर रखा है. अमेंडिंग स्टैट्यूट्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को आपने रिपील किया और इसको दोबारा से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सॉरी, अगेन रिपीटिंग. अमेंडिंग स्टैट्यूट्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये बना रिपील हो करके क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 को रिपील करके दोबारा कंस्ट्रक्ट होकर बना, कुछ एक्ट जोड़ जाड़ के बन गया. देन कंसोलिडेशन स्टैट्यूट्स. सो दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ स्टैट्यूट्स. जो काइंड ऑफ स्टैट्यूट्स में मेरा बताने का मतलब यही था कि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने स्टैट्यूट्स में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स जो कि स्पेसिफिक हैं हमने पढ़े हैं. सो बेसिकली अब मैं आपको काफ़ी जेनरिक टर्म में बताना चाहता हूँ. इंटरप्रिटेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज स्टैट्यूटरी, अनदर वन इज नॉन स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी में ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं. जैसे कि जनरल क्लॉज एक्ट में हम प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ को हम जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी हम उस वर्ड की ट्रू मीनिंग को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी में क्या है, आप उन वर्ड की ट्रू मीनिंग को निकालने के लिए आप अदर रेफरेंसेस को इंपोर्ट करते हैं. सो ये नॉन स्टैट्यूटरी जो है इनका हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम डिफरेंट रूल अप्लाई करके हम इसको इंटरप्रिएट करते हैं. तो काफ़ी रूल्स जिसे हम अप्लाई करके आप काफ़ी वर्ड्स की ट्रू मीनिंग निकालते हैं. सो व्हाट आर दैट? दे आर लिटरल रूल्स, रीजनेबल रूल्स, explanation rules, adjustum generics. Number 1 literal, number 2 explanation exceptional, number 3 EJUSDEM GENERI is adjustum generis, number 4 beneficial, number 6 harmonious, and number 7 reasonable. Again, so what is the literal? Literal का मतलब होता है कि अगर हमें 3 वर्ड्स का सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन ही निकलता है तो हम उसे फर्दर इंटरप्रेट नहीं करेंगे, और हम यह भी ध्यान रखेंगे कि जो एक्ट में वर्ड हमारा यूज़ हो रहा है वो उसके टेक्निकल सेंस में ही यूज़ होना चाहिए, और टेक्निकल सेंस में यूज़ होना चाहिए, और हमें उसको केस के रेफरेंस में देखना पड़ेगा कि वो जो एक्ट है वो उसके जो लेजिस्लेचर है उसकी ट्रू मीनिंग को और उसको असर्टेन रखता है लेजिस्लेचर की ट्रू मीनिंग को या नहीं रखता है. जैसे कि एक फेमस केस है मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें एक क्वेश्चन उठा कि बिहार सेल्स टैक्स जो वेजिटेबल को एग्जेम्प्ट करता है, उसने कहा भाई गन्ना जो है शुगर केन को भी एग्जेम्प्ट करा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल सेंस में पाया कि वेजिटेबल में सारे ही वेजिटेबल आते हैं. उनके बोटेनिकल वर्ड या टेक्निकल वर्ड में जाएंगे तो गन्ना जो है, शुगर केन जो है वो एक वेजिटेबल में आता है, लेकिन क्या वो सेल्स टैक्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा, इसके पीछे जो लेजिस्लेचर की ट्रू सेंस के पास जब जाया गया तो ये पता चला कि नहीं, इस शुगर केन को हम इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, उस पर इनकम टैक्स अप्लाई होगा. यहाँ पे हम उसकी टेक्निकल सेंस को नहीं लेंगे. तो दैट इज बेसिकली द
वर्ड, जो वर्ड है हमारा उसमें लिटरल है, उसका हम क्या मीनिंग है, वो कैसे स्टैट्यूट बाय स्टैट्यूट या फिर केस बाय केस जजेस को इंटरप्रेट करते हैं, कहाँ से क्या रेफरेंस लेते हैं, तो उसका डिफाइन किया गया। नंबर 2 है रीजनेबल रूल्स। रीजनेबल रूल्स एक फेमस मैगजीम है, यूटी उट रेस मैजिस विलैट कॉम पैरेट, UTRES मैजिस VALET वैलेट QUAM PARET पैरेट। स्टैट्यूट्स को समझते वक्त हमें इसका मीनिंगफुल सेंसिबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। इसका मतलब ये है असर्टेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू आउट द पर्टिकुलर स्टैट्यूट। यही मैं बार बार वर्ड आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेवाड़ शुगर मिल AIR 1961 में, कि अगर कोई स्टैट्यूट्स है उसमें जो वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर और अनएम्बिगुअस है, क्लियर तो है लेकिन अनएम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग है, सो सच वर्ड ऑर्डिनरी स्पीक्स फॉल्स देमसेल्फ। सो अगर उस वर्ड की मीनिंग नहीं निकल रही तो हम उस मीनिंग को हम स्टैट्यूट्स में डिराइव करेंगे। The third one is basically, so meaning can be that can be literal and logical. Logical means letter of the law and that meaning should be ascertain. तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑल केसेस में, ऑर्डिनरी केसेस में उसकी लिटरल मीनिंग असर्टेन होती है, बट अगर नहीं होती है तो हम उसको डिराइव करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो थर्ड हम हारमोनियस इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ लिया, नंबर 1 लिटरल, नंबर 2 हमने रीजनेबल रूल्स पढ़ लिए, उसमें मैगजीम याद रखेंगे, UT उट RES रेस MAGIS मैजिस VALET वैलेट QUAM कॉम एंड PARET पैरेट। उट रेस मैजिस वैलेट कॉम पैरेट मीन्स इसका मीनिंगफुल सेंसिबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। नाउ स्टैट्यूट्स में जो वर्ड है अगर क्लियर और अनएम्बिगुअस है तो उसको मीनिंगफुल और सेंसिबल इंटरप्रिटेशन जजेस करेंगे। नंबर 3 हारमोनियस। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन में क्या है कि कोई एक्ट है और उसमें कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी उसके पक्ष में जा रही है और एक पॉसिबिलिटी में दूसरा बिल्कुल उल्टा मतलब निकल रहा है, तो हम इंटरप्रिटेशन करते वक्त जो उससे मैच कर रहा है उस वर्ड से हम उसको देखेंगे। जैसे कि आपको एक फेमस केस है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। इसमें आर्टिकल 13 में पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट जो है बताया कि फंडामेंटल राइट्स को हम, जो प्रॉपर्टीज का जो विवाद था उसमें ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा ये प्रॉपर्टी एक्ट और हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में इस बेसिस पे चैलेंज किया गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, सो इसको हम अमेंड, ये लॉ नहीं बनाया जा सकता इसके खिलाफ। आर्टिकल 13 में अगर कोई फंडामेंटल राइट्स है हमारे तो उनके लिए संसद कानून नहीं बना सकता है। आर्टिकल 368 उल्टा कहता है कि अगर कोई लॉ है और कोई कानून है तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किए जा सके। आर्टिकल 368 में कहा गया कि पार्लियामेंट चाहे, क्योंकि लॉ है, विधि है, तो वो अमेंड कर सकती है। तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अप्लाई करके कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन बनाया और अमेंड करना पार्लियामेंट, बताया कि अमेंड करना पार्लियामेंट का बेसिक राइट है जब तक वह संविधान के मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय नहीं करता। यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो असर्टेन होना चाहिए। लेजिस्लेचर जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी मूल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका जो ट्रू इंटेंशन था वो नहीं बदलना चाहिए। नाउ एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन में जो भी हिंड्रेंस हैं, इनसे दो मेनली जनरल रूल्स हैं, 2 एक्सेप्शंस। लेटर ऑफ द लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव, मतलब लॉ में जो लेटर है उसमें उसकी जो मीनिंग है वो डिफेक्टिव है, एंड फेल्स टू गिव अ डिफाइन कोहेरेंट एंड कंप्लीट आइडिया, और वो एक आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पा रही, या फिर जो उसका टेक्स्ट है वो अनरीजनेबल है, लॉजिकल है, एंड कुड नॉट हैव मेंट व्हाट इट इज टू बी सेड। यानी कि जैसे कि एंड और मे और शैल, सो उसमें उसकी जो मीनिंग है वो बहुत ही जेनरिक मीनिंग है। तो इस जेनरिक मीनिंग में लेटर में
उसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ये दो एक्सेप्शंस हैं। यानी कि लिटरल एजिस नहीं है। लिटरल एजिस मतलब एम्बिग्विटी, इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस नहीं है। देन दीज आर कमिंग इन द एक्सेप्शनल क्राइटेरिया। आई विल एक्सप्लेन इन द रूल्स बेसिकली। तो आज हम इसका मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बता रहे हैं। तो नंबर 4 इज बेनिफिशियल। इसे हम हेड एंड केस भी कह सकते हैं। हेड एंड केस में कहा गया कि अगर संविधान में कोई प्रोविज़न है तो उस प्रोविज़न में जो मेनली 4 क्वेश्चंस उठते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन के व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दैट एक्ट, उस लॉ को बनाने से पहले क्या नियम था। व्हाट वाज द मिसचीफ दैट लॉ डिड नॉट प्रोवाइडेड, और क्या इस लॉ जो नया लॉ बना, वो लॉ जो था पुराना उसमें क्या था, उस लॉ ने तुमको क्या प्रोवाइड नहीं किया था। और नंबर 3 क्या है, करंट लॉ उसको कैसे डिफाइन कर रहा है, और उसके लिए नंबर 4 उसने क्या रेमेडी दे रखी है। तो ये है हमारा बेनिफिशियल रूल्स में, राइट। एंड देन एक्सेप्शनल रूल्स एंड देन एडजस्टम जेनरिक्स। एडजस्टम जेनरिक्स मतलब जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, कार, ट्रक एंड ट्रैक्टर, एंड मैंने आपको पूछा कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप अपने आप ही उसको डिराइव करोगे कि नेक्स्ट बस आ सकता है साहब, शिप तो आएगा नहीं। तो इसी तरह से मैंने अगर कोई आपको सपोज मैंने आपको एक न्यूमेरिक सीरीज दी, 1 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 7 आ रहा, 7 के बाद 9 आ रहा, तो आपको फटाक से कहना 9 के बाद 11 आएगा, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज ही आएगी यहाँ पे। तो अपने आप ही जो एडजस्टम जेनरिक्स का मतलब है कि अपने आप ही सेम काइंड का वर्ड आप इंटरप्रेट कर लेते हो उसकी सीरीज को देख के। सो दैट इज बेसिकली द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन of statutes, and basically now I am going to cover it basically difference between the interpretation। तो मैंने आपका क्या ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया यहाँ पे, मैंने आपको मीनिंग कवर कर दिया, मैंने आपको सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बता दिया, और ऑलमोस्ट मैंने इसमें ट्रू सेंस क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को समझने के लिए जो उसके टेक्निकल टर्म्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ हम विल डिस्कस द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इंटरप्रिटेशन मतलब उसको उसका ट्रू मीनिंग निकालना। मैंने कई बार चिल्ला करके पूरे लेक्चर में स्टार्टिंग से एंड तक यही बताया कि उसका ट्रू मीनिंग को निकालना है। कंस्ट्रक्शन क्या करता है, कंस्ट्रक्शन एक मेथड है, यानी कि वर्ड को कंस्ट्रक्ट करना। समझ में आया। इंटरप्रिटेशन मीन्स उसके ट्रू मीनिंग को निकालना। कंस्ट्रक्शन इज अ मेथड बाय विच इंटरप्रिटेशन इज डन कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कि जिस वे में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, मेथड ऑफ डूइंग द इंटरप्रिटेशन इज द कंस्ट्रक्शन। सॉरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर 1, इंटरप्रिटेशन इज द मीनिंग of the fact and the construction is the method by which the interpretation is done. Number 2, interpretation of statutes by judges। अगर इंटरप्रिटेशन है किसी स्टैट्यूट्स में तो जज क्या करेंगे, उसकी ट्रू मीनिंग को देखेंगे। वर्ड यूज तो एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड, उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखेंगे। और नंबर 3 वो देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डज नॉट अराइज व्हेन द वर्ड आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। देखो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स में चीज़ें याद रखने की आपको आदत है तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहला द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट। नंबर 2, जजेस क्या देखेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर की। क्वेश्चन अगर इंटरप्रिटेशन में कुछ अराइज होता है और अगर उसकी ट्रू मीनिंग उस वर्ड से क्लियर है तो हम ये देखेंगे कि व्हेन द वर्ड आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। नंबर 1, एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड बाय यूजिंग बाय लेजिस्लेचर आर डिसाइडेड। नंबर 2, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर
Number 3, question of interpretation of statutes does not arise when the words are clear and unambiguous. Okay. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है इसमें? द कोर्ट कंट्रीब्यूट्स इवन रिस्क ऑफ डिराइविंग प्लेन मीनिंग. कोर्ट जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है अगर कुछ उन्हें लग रहा है कि वर्ड को डिराइव करने में, उस वर्ड को समझने में, बनाना है उसको तो कहीं और से इंपोर्ट करना है किसी रेफरेंस को, तो कोर्ट करती है. नंबर 4, लिटरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स इज टेकन थ्रू द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में उसकी क्या होगी? लिटरल और ऑर्डिनरी मीनिंग निकाली जाएगी. और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? अनजस्ट रिजल्ट्स, लिटरल कंस्ट्रक्शंस देखा जाएगा. अगर वो एब्जर्व है तो वर्ड इंपोर्ट किया जाएगा कि किससे मिलता जुलता और किसी स्टैट्यूट्स में कहाँ पे इस वर्ड में हमें समझने में मदद मिल सकती है. नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी डिटरमाइंड थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन. पूरे इंटरप्रिटेशन में लेजिस्लेचर की इंटेंशन ही मेन है. इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है? रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू इंटेंडेड द लेजिस्लेचर मीनिंग एक्चुअली expressed in statutes, right? Number 6 is the logical interpretation departs from the letter of the law, and in the construction of it must be taken from the face word act itself, right? So ये था डिफरेंस इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से काफ़ी बड़े रेफरेंस मैंने से समझाने की कोशिश की है. एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर about interpretation of statutes, its sources, its objective, what is the difference between interpretation of statutes and constructions. So thank you and for watching this lecture, and please continue to watch my next lecture in the lecture series of interpretation of statutes. Thank you.